अगर कोई वॉर के लिए कह रहा है उसकी मजबूरी है। आईआरजीसी ये लोग क्या करते हैं, यही इनका काम है। चलो हिजबुल्लाह को इतने हथियार पहुंचा दे, चलो हिजबुल्लाह तुम वहां पे अटैक करो। सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स, दे वर एब्सोल्युटली फर्जीवाड़ा। ये फ्रॉड था, ये 2 नंबर था, ये 420 थी, ये दोगलापन था, ये मुनाफकत थी, हिपोक्रेसी। पाकिस्तान ने अमेरिकन से पैसे लिए, इन लोगों ने तो अमेरिकन को गिफ्ट दिए हैं। $400 मिलियन का जहाज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ले भाई तुझे जहाज पसंद है, ले हमारी तरफ से गिफ्ट। इन्होंने कहा वो फर्जीवाड़े के पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर दिया। उनको खुद नहीं पता डिप्लोमेसी की स्पेलिंग क्या होती है, उनको इन्वॉल्व कर दिया कि हमारा फील्ड मार्शल करेगा। हफ्ता 10 दिन पहले अल फुजैरिया के ऊपर इन लोगों ने अटैक भी किया था ईरान। तो उन्होंने बोल दिया कि डज नॉट मैटर, यूएई का पानी, ओमान का पानी, किसी का भी पानी, सारे पानी हमारे हैं। कम लोगों को पता है कि रूस के कई इलाकों पे, मतलब थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रशिया हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में गहमा गहमी हो गई। यही आज की सबसे बड़ी खबर है, यही ब्रेकिंग न्यूज है और यह होना ही था। मैं कई बार कह चुका हूं दोस्तों अपने वीडियोस में कि स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी, एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है। ये देखिए मेरा पुराना ट्वीट, इजराइल हैज स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। अमेरिका के पास है ही नहीं स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। और अमेरिकन वॉर एफर्ट जो ईरान के खिलाफ है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी ये इंसान है, डोनाल्ड ट्रंप। ही इज द वीकेस्ट लिंक इन द अमेरिकन चेन। अमेरिका की जो वॉर फाइटिंग की कैपेसिटी है दोस्तों, वो इतनी बड़ी है और इतनी खौफनाक है कि इट्स वेरी सरप्राइजिंग जो आप देख रहे हैं कि ईरान कर पा रहा है जो वो कर पा रहा है। लेकिन जब टॉप में, जब आपकी लीडरशिप सवेरे कुछ बोले, दोपहर को कुछ बोले, शाम को कुछ बोले, रात को कुछ बोले, तो पूरी फौज कंफ्यूज्ड हो जाती है। और कभी कभी मुझे ऐसा डाउट होता है कि किसके कहने पे कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा। दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर। जब भी लड़ाई होती है, आप किसी सीनियर फौजी से भी पूछिएगा, वॉर के क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव्स बीच में बदल जाते हैं क्योंकि सिचुएशन चेंज होती है। लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो होने चाहिए। आप कुछ भी काम करते हैं, आप यहां से बाजार भी जाते हैं, आपको पता है मैंने बाजार में जाके ये XYZ चीज खरीदनी है, ये मेरा बजट है, लेके वापस आना है। अगर 25 बार बाजार के रास्ते में आपको बोल दिया जाए कि ये नहीं लाना, अब ये लाना, अच्छा फिर घूम के किसी और बाजार से लेकर आओ, आप एंड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही काम अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस के साथ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे कमजोर कड़ी इस पूरी लड़ाई में अगर कोई है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। एक्सियोस की रिपोर्ट है, New Iran peace proposal triggers tense Trump-Netanyahu call. President Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed a new effort to reach a deal with Iran in a difficult call on Tuesday, 3 sources said, with one source saying Netanyahu's hair was on fire after the call. Trump told Netanyahu that the mediators were working on a letter of intent that both US and Iran would sign to formally end the war and launch a 30-day period of negotiations on issues like Iran's nuclear program and opening of the Strait of Hormuz. A US source briefed on the call said Netanyahu is highly skeptical about the negotiations and wants to resume the war to further degrade Iran's military capabilities and weaken the regime by destroying its critical infrastructure. ये मैं आपको पहले समझा दूं दोस्तों, ठीक है? Nobody wants a war. और अगर कोई वॉर के लिए कह रहा है उसकी मजबूरी है। यहां पे मैं आपको उनकी मजबूरियां भी समझा दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा, इसको वेनेजुएला का बुखार चढ़ा हुआ था, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। वेनेजुएला में गए, इन्होंने ठां करी और मडूरो को उठा के ले आए जो उनका प्रेसिडेंट था और बोला कि साहब हम तो जीत गए। उनको लगा ईरान लड्डू है, डोनाल्ड ट्रंप को लगा ईरान लड्डू है, मैं मुंह खोलूंगा लड्डू निकल जाऊंगा, कहानी खत्म, फिर मैं बोलूंगा देखो जीत गया। फिर उसने बोला फिर मैं क्यूबा में चला जाऊंगा। उसने लिस्ट दे रखी थी भाई, क्यूबा इज नेक्स्ट, ये सब कर रहा था ट्वीट, वो ट्रूथ सोशल पे डाल रहा था, क्यूबा इज नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, फलाना ढिमका, फिर मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा। इसने पूरी एक पिक्चर बनाई 3 घंटे की। ईरान में वो क्यों फ्लॉप हो गई, मैं आपको ये बताता हूं। पहली चीज, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ईरान फाइट बैक करेगा। ईरान स्टार्टेड फाइटिंग बैक, और जैसे ही ईरान ने फाइट बैक किया, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बात आई कि यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये पूरा मामला कि ईरान भी पलटवार करेगा ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये तो हमें बताया नहीं गया था कि सिलेबस में है। हमें तो लगा कि वेनेजुएला है, लड्डू है, लड्डू लेंगे मुंह में डालेंगे, कहानी खत्म हो गई। इट्स वेरी सिंपल यार। अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस कहीं गई हैं, किसी की हिम्मत की हमारे ऊपर कार्रवाई करे। इनके सारे के सारे मिडिल ईस्ट में बेसिस तबाह कर दिया ड्रोन मार मार के, और तब इनको अकल नहीं आई भाइयों को, इनको तब अकल नहीं आई कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, जहां तक ये ट्रंप की
बात है ना कि ट्रंप के क्या रीजंस हैं। अब मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बताता हूं। ट्रंप है हजारों किलोमीटर दूर, डोनाल्ड ट्रंप इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। जब तक उसको यह पता है कि ईरान के पास यह कैपेसिटी नहीं है, ईरान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू हिट मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज नॉट सो बॉदर्ड, उसको फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर। मैं आपको बताता हूं इजराइल क्यों कह रहा है कि अटैक करो। इजराइल बगल में रहता है। ये जो हमास है, हिजबुल्ला है, कतैब हिजबुल्ला है, हुथी हैं, और भी दर्जन भर ग्रुप्स हैं, ये क्यों बनाए हैं? ये पावर के लिए बनाए हैं, कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं। ये फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं ईरान की। ये जिस कुद्स फोर्स है, आईआरजीसी, ये लोग क्या करते हैं? यही इनका काम है। चलो हिजबुल्ला को इतने हथियार पहुंचा, चलो हिजबुल्ला तुम वहां पे अटैक करो, अच्छा हमास तुम एक काम करो, रॉकेट मारो इजराइल के अंदर। यही काम करते हैं सारे के सारे टेरर ग्रुप्स। इशू ये है इजराइल के साथ कि इजराइल को तो वहीं पे रहना है, उसी नेबरहुड में रहना है। अमेरिका तो अपना हाथ झाड़ के चला जाएगा कि भाई हम पैसिफिक के पार जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, टाटा। इजराइल हैज टू लिव देयर, और इजराइल को पता है कि उसके लिए सिर्फ एक ही सेफ्टी है, फाइनल सेफ्टी जो इजराइल के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है रेजिम चेंज। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द ऑपरेशन ओरिजिनली इन 2025 वाज राइजिंग लायन। राइजिंग लायन इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि शाह ऑफ ईरान वापस गद्दी पे बैठे। शाह ऑफ ईरान के साथ, इसके फादर के साथ, जो अभी शाह ऑफ ईरान जिसको कहते हैं रजा पहलवी, इसके फादर के साथ और इजराइल के बड़े अच्छे रिश्ते थे। ईरान एंड इजराइल वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बिफोर 1979। हम प्याला हम निवाला, ये बहुत अच्छे दोस्त थे भाई, दे वर ग्रेट फ्रेंड्स। इनफैक्ट इजराइल ने जो ईरान की इनिशियल वेपन्स की इंडस्ट्रीज थी वो इजराइल ने बना के दी है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो ईरान का था वो तो अमेरिका ने दिया है। तो इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये जो खुमैनी था ओरिजिनल 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आया था, उसके आने के बाद से ये रिश्ते बद से बदतर होने लगे। आज की तारीख में इसको पता है, नेतन्याहू एक बात ये अच्छी तरीके से जानता है, जब तक ये रजीम रहेगी, यही तो कह रहा है आप कुछ भी कर लो यार, आप डील साइन कर लो, उससे फर्क पड़ रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है। ईरान ने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, हम पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर अपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे, हमें बिजली बनानी है। वो बिजली कहां बनाई ना बनाई, उन्होंने बम जरूर बनाने की कोशिश में है वो। फिर कल अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास हो जाता है तो क्या ट्रंप आएगा बचाने के लिए? बचा ही नहीं सकता। यही चीज है जो समझाने की ट्रंप को कोशिश कर रहे हैं कि भाई गलत रास्ते में मत जा, गलत रास्ते। लड़ाई शुरू पहले करता नहीं ट्रंप, इसने लड़ाई शुरू करी जो सोच के करी, दैट वाज रॉन्ग। अब लड़ाई शुरू कर दी है, वंस यू हैव स्टार्टेड इट देन यू डैम वेल फिनिश द वॉर। Trump also said that Netanyahu will do whatever I want him to do on Iran, though he also said that they had good relationship. The two leaders have had temporary disagreement on Iran before, but have remained closely coordinated throughout the war. एक तो ये है ना कि will do whatever I want him to do. ये एक fake statement है, this is a fake news. Israel does whatever Israel wants to do, क्योंकि उनका survival at stake है भाई। हाँ, वो अमेरिका के प्रेशर में आ जाते हैं बीच बीच में। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहा था यार थोड़ा सा लेबनान को हल्का हाथ रखो, कोई वो तो घुस गए लेबनान के 10 किलोमीटर की स्ट्रिप अपने कब्जे में ले ली और अंदर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हिजबुल्ला के आखिरी बंदे को निपटा के मानेंगे। और यहां पे ये लंबी लंबी छोड़ रहा है कि विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। अब दोस्तों, न्यू ईरान पीस प्रपोजल ट्रिगर्स टेंस ट्रंप नेतन्याहू कॉल। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने ये बताया था कि इनके बीच में तूतू मैमे हो गई, लेकिन उसका कारण क्या था तूतू मैमे का? ये पीस डील ना, ये पीस डील कैसे स्ट्रक्चर हो रही है, जरा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। According to two Arab officials and an Israeli source, Qatar recently presented the US and Iran with a new draft. A fourth source said there is no separate Qatari draft, but that Qatar is just trying to bridge the gap from the previous Pakistani proposal. One Arab official said that the Qataris sent a delegation to Tehran earlier this week for talks with the Iranians about the latest draft. अच्छा, यहां पे एक बार कतर, दो बार कतर, 3 बार कतर, और ये कतर के बारे में बात हो रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा 9 मई का, उसके पहले भी बोल चुका हूं, उसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ये मेरा 9 मई का वीडियो जरा आप देखिए प्लीज। ये खेल जो है ना, कतरियों का खेल है, ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है। ये जो सुलह करवाना, यू नो, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स, the Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords.
वेरी फेमस दोहा अकॉर्ड्स, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया, वो अमेरिकन ने साइन करा था कि आप आइए वापस, तो वो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा। जब मैंने वीडियो रिलीज किया तो पाकिस्तान से मैसेजेस आए सोशल मीडिया पे, आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, आप जानते ही नहीं पाकिस्तान का पावर क्या है, आपको पता ही नहीं पाकिस्तान क्या कर सकता है, आलम इस्लाम का लीडर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान फलाना तो पाकिस्तान ढिमका। मैंने तभी भी बोला था, मैंने तब बोला था कि इफ देयर इज वन कंट्री, मुस्लिम दुनिया में अगर कोई एक ऐसा मुल्क है इस करंट सूरत हाल में which can actually broker peace between the Iranians and the Americans, it is Qatar. ये मैंने तब भी बोला था, आपने मेरा वीडियो देखा है। अब आज की तारीख में वही चीज हो रही है, और मैंने इसके पहले भी बोला था। 9 तारीख तो एक वीडियो है, क्योंकि आई डोंट वांट टू शो यू 10 वीडियोस, मैंने तो 10 वीडियो में बोला है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा मैं हर समय कहता हूं कतर कतर कतर। नंबर 2 पे ओमान, नंबर 1 पे कतर। इफ एनी नेशन कैन ब्रिंग पीस, इट इज कतर। Iran's foreign minister said Wednesday that negotiations were ongoing based on Iran's 14-point proposal and that Pakistan's interior minister was in Tehran to help in the mediation. That's the second visit by the interior minister in less than a week. ये वही मिनिस्टर है जिसकी टीम अभी टेस्ट मैच हार के आई है बांग्लादेश में। ये पता नहीं क्यों इस फर्जी वाले को भेज दिया वहां पे। This is totally unnecessary. पाकिस्तानीज बेसिकली क्या चाहते हैं, देखिए आसिम मुनीर बैठा होता तेहरान में, शहबाज शरीफ बैठा होता, उनको पता है कि हमें पाकिस्तान का, जैसे वो क्लास में बच्चे होते हैं ना पीछे, प्रेजेंट सर, उसके बाद सो गए, ये वही प्रेजेंट सर वाला सिंड्रोम है पाकिस्तान में। दे जस्ट वांट टू मार्क देयर अटेंडेंस कि हाँ हम भी गए थे, देखो हमने भी कोशिश करी थी, डिप्लोमेटिक दुनिया में हमारा भी कुछ है, वी ऑल्सो मैटर इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट। आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी क्या कर पाएगा? मोहसिन नकवी के पास कितना पावर है, कितनी अथॉरिटी है, दिमाग कितना है मोहसिन नकवी में? ये दिस इज अंडर पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। कुछ नहीं है उसके पास, ये सिर्फ पाकिस्तान अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करवा रहा है। As stated previously, Qatar has been and continues to support the Pakistani-led mediation efforts. We have been consistently advocating for de-escalation for the sake of the region and its people, a Qatari diplomat said. Supporting Pakistani-led mediation, आपको कतर की जरूरत क्यों पड़ी? आप पहले ये बताइए मुझे, मेरा ये सवाल है, और आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, अमेरिका को और ईरान को कतर की जरूरत क्यों पड़ी? पाकिस्तान का तो फील्ड मार्शल है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और शहबाज शरीफ बहुत अच्छे दोस्त हैं ये लोग यार। पाकिस्तान तो कमाल का काम कर रहा है, डिप्लोमेसी की दुनिया में झंडे गाड़ रहा है, कतर कहां से आ गया बीच में? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान में हुआ सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स, दे वर एब्सोल्युटली फर्जीवाड़ा। ये फ्रॉड था, ये 2 नंबर था, ये 420 थी, ये दोगलापन था, ये मुनाफकत थी, हिपोक्रेसी, जो पाकिस्तान ने जानबूझ के करवाई है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। दिस मैन, he is Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir of Qatar, and this man is a serious player. He's a serious player in the world of diplomacy. कतरी वो थे जिन्होंने तालिबान और अमेरिकन्स के बीच में दोहा अकॉर्ड साइन करवाए थे, जिसके तहत तालिबान फिर काबुल पहुंचे 20 साल के बाद। It was the Qataris who have done it. It is the Qataris who have done it. पाकिस्तान को भी The only problem that the Americans will have with Qatar, I am again telling you this, मैं दोबारा आपको एक बार बताता हूं before I go on to the next slide. This Emir of Qatar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, you cannot pressurize him. You can try and influence him. Iran will try and influence him, America will try and influence him, but you can't pressurize. You can't pressurize the Qataris. And that is the best part of this entire deal. They will be neutral. Pakistanis are not neutral. That is why the negotiations in Islamabad failed, because it was Pakistan's fault. They're incompetent and they're not neutral. पाकिस्तान ने अमेरिकन से पैसे लिए, इन लोगों ने तो अमेरिकन को गिफ्ट दिए हैं। $400 मिलियन का जहाज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ले भाई तुझे जहाज पसंद है, ले हमारी तरफ से गिफ्ट। Qatar is giving money to the United States. Pakistan is taking money from everybody. That is why Pakistanis are not serious mediators. This is the man who can actually get the job done. Hopefully those people will make a deal. Trump says of Iran, the US president has again expressed optimism that a peace deal with Iran is getting closer. Trump told reporters that US and Iran are right on the borderline. If we don't get the right answer, it could happen very quickly. We have to get the right answer. It'll have to be 100% good answers. The president said he'll give another few days
for diplomatic efforts to succeed. Hopefully those people will make a deal that will be great for everybody, but I don't know if I can save people from getting killed by waiting a couple of days. I think it's a great thing to do. Basically, Trump is very fond of saying that, the Iranians don't have any cards. I have all the cards. He loves saying this. The fact of the matter is, he does not have any cards at all. And he is desperate. ये day one से अगर कतर को इन्वॉल्व करता, अभी मामला कुछ और होता. मैं बार बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स. मैं रोज पढ़ता हूं. ये day one से अगर कतर को इन्वॉल्व करते, बेहतर रहता. इन्होंने कहा वो फर्जीवाड़े के पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर दिया. उनको खुद नहीं पता डिप्लोमेसी की स्पेलिंग क्या होती है. उनको इन्वॉल्व कर दिया कि हमारा फील्ड मार्शल करेगा. फौज अपनी चला नहीं पा रहा, वो डिप्लोमेसी करवा रहे उससे. Iran tightens control over Strait of Hormuz. Now, Persian Gulf Strait Authority, the Islamic Republic of Iran has defined the regulatory jurisdiction of the management of the Hormuz Strait as follows: the line connecting Kuwe Mubarak. So, line connecting, isko dekhiega, Kuwe Mubarak in Iran to the south of Fujairah. So, south of Fujairah is here, right? At the eastern entrance of the strait to the line connecting the tip of Kesham Island. So, line connecting Kesham Island to Al Quwain in the UAE at the western entrance. This is the Al Quwain. Yahan pe. Transit through this area for the purpose of passing through the Hormuz Strait requires coordination with and authorization from the Persian Gulf Strait Authority. Areas under Iranian armed forces oversight. ये और ये Hormuz Strait. Hormuz Strait ये है. ठीक है दोस्तों. ये तो सबको पता है. अब दुनिया के बच्चे को पता है. डेली हॉर्मुज ही चल रहा है यहाँ पे. लेकिन ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने ये पूरा जो इलाका है, ये तो फौज में यही कहते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड फायर. दो ही चाबी हैं इसकी. सो दिस एंटायर एरिया इज अंडर देयर ऑब्जर्वेशन एंड देयर इफेक्टिव फायर. तो उन्होंने बता दिया कि तुम इससे पास होगे. इसका क्या मतलब है और ये क्यों बोला इन्होंने? अब मैं आपको ये चाबी समझाता हूं इसकी कि है क्या. ये बात यह है कि ये ओमान है. ठीक है जी. और ओमान के इस तरफ, अगर आप ओमान के वेस्ट चले जाएंगे, इट इज यूएई, राइट, दुबई एटसेट्रा एटसेट्रा. अब यहां पे हुआ क्या है ये देखिए साहब. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है. अगर कोई यहां से जहाज लाता है, बिल्कुल ऐसे, और इस तरीके से जाता है, तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ओमानी वाटर्स हैं. ओमान का पानी है ना, ईरान का थोड़ा ना है. कायदे से अगर बीच में से कोई जा रहा है तो फिर भी ईरान को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है. ईरान का जो पानी है वो तो इस तरफ है, इधर है. मैं जेनरिक लाइन मैंने ड्रॉ करी है. दिस इज नॉट एन एक्यूरेट लाइन, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू. ईरान ने बोला कि लाइन शाइन छोड़ो, ये पूरा इलाका हमारा है. अब बताओ, दिस एंटायर एरिया इज आर्स, इट डज नॉट मैटर. यहां पे देखो, अल फुजेरिया को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया. यानी कि अगर कोई भी जहाज जाता है यहां से, ओमान से, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लीजिए, ओमान नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लीजिए, यहां से इसका कोई भी जहाज यहां से जाता है, और ये यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पे ईरान, यहां पे, लेकिन यहां से भी जाने की अगर एक कोशिश करता है सीधा, तो कह रहा हम यहीं पे इसको ठोक देंगे. और हफ्ता 10 दिन पहले अल फुजेरिया के ऊपर इन लोगों ने अटैक भी किया था ईरानियों ने. तो उन्होंने बोल दिया कि डज नॉट मैटर, यूएई का पानी, ओमान का पानी, किसी का भी पानी, सारे पानी हमारे हैं. यहां पे अब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस अटैक ऑन ईरान आफ्टर हज वार्निंग. वो जो कह रहा था ना, 3 देशों ने मुझे बोला था, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने बोला था कि आप हमला मत करिए, हमला मत करिए. अब मिडिल ईस्ट आई का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन US President Donald Trump postponed a planned attack on Iran this week after being warned by Gulf allies and his own officials not to resume the war during the Hajj pilgrimage. According to the two senior Gulf officials, Trump was told that attacking Iran during the Hajj pilgrimage would lead to a crisis within Gulf state, as it would leave hundreds of thousands of pilgrims stranded. The US previously attacked Iran during the Muslim holy month of Ramadan, but doing so during the Hajj period would cause enormous logistical challenges for Saudi Arabia, which hosts around 1 million foreign pilgrims each year. Those challenges also extend to Gulf air travel hubs such as Qatar and the UAE and countries in South and East Asia, from where many pilgrims embark on their journey. This year's Hajj is set to begin on 24th May and will span 6 days. दोस्तों, इसका मतलब कि by the end of May, यानी कि 30 तारीख तक हज रहेगा. क्या आपको लगता है उसके बाद, क्योंकि हज में लोग आते हैं जाते हैं, रोटेशन चलता है, 6 दिन हज रहेगा.
उसके बाद यूएस 48 घंटे 72 घंटे का एक पीरियड देगा कि जी आपको जिसको निकलना है निकलो। क्या उसके बाद कोई एक्शन लेगा? ये जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई है, मैं आपको बता रहा हूं, जो चिढ़ है नेतन्याहू की असली डोनाल्ड ट्रंप से, वो इनडिसाइसिवनेस की है कि यार दिस मैन कांट मेक अप हिज माइंड। भाई आपको लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, एक तरफ हो जाओ आप। इसको सुबह लड़ना है, दोपहर को नहीं लड़ना है, शाम को लड़ना है, रात को इसको पीस टॉक्स करवाने हैं, फिर सवेरे इसको लड़ना है। तो एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज्ड, द अमेरिकन्स आर कंफ्यूज्ड कि करना क्या है अब। यह आर्टिकल अल जजीरा से लिया है। Xi and Putin signal united front against US and Beijing talks. In a joint statement, China and Russia took aim at President Donald Trump's plans for a $175 billion Golden Dome defense system, which could create a new missile field in the Midwest. अभी दोस्तों 1.75 से ये बढ़-बढ़ा के ट्रिलियन प्लस हो गई थी। ये तो 1.75 का जो बजट ये रशिया और चाइना बात कर रहे हैं, ये तो पुराना बजट था। It's crossed $1 trillion. The duo also criticized the expiry of the last US-Russia arms control treaty, which fell to the wayside in February when Trump failed to respond to Moscow's proposal to extend it by a year. A separate joint statement advised that there is danger of fragmentation of the international community and a return to the law of the jungle. Law of the jungle तो है ही यार, law of the jungle आज से है। जो भी, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं तो इस चीज में भरोसा करता हूं, भय बिन होए ना प्रीत, इसमें मेरा बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत विश्वास है इन लाइन्स में। दिस इज लाइक something which is so spiritually pure and true. इसमें you can't argue with this, इसके साथ आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकती। कारण ये है कि जो कह रहे हैं ना, रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल, लॉ ऑफ द जंगल कब नहीं था? ट्रंप के पहले लॉ ऑफ द जंगल नहीं था। ये अफगानिस्तान घुस गए, 20 साल अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया अमेरिकन ने। ये इराक में घुस गए, एक वहां का डिक्टेटर ही था, चलो जैसा भी था, यही तो इनका दोस्त था। यही सद्दाम हुसैन अमेरिकन का बेस्ट फ्रेंड था। जब ईरान इराक की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका किसकी साइड में था? कोई समझाए कि साहब इनकी साइड में था, कोई तो बताए। ये कौन फंडिंग देता था इसको? अचानक एक दिन इनको बुरा लग गया, बोला कि नहीं, इसके पास तो एटम बम है, इनके पास तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल कुछ तो है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको अटैक करके उसको खत्म कर दिया। कुछ नहीं मिला वहां पे, लीबिया बर्बाद कर दिया, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। राइट? तो लॉ ऑफ द जंगल तो हर समय रहा है। Attempts by a number of states to unilaterally manage global affairs, impose their interests in the entire world and limit the sovereign development of other countries in the spirit of colonial era have failed. In their opening remarks, the leaders emphasized strengthening ties and cooperation between Russia and China amid an increasingly fractured world order. इसमें भी काफी मात्रा में, इसमें 30-35% चूरन है दोस्तों। जो पुतिन और शी जिनपिंग कह रहे हैं दोनों के दोनों, इसमें भी 30-35% चूरन है। मैं दो कारण बताता हूं। 2025 में रशिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी। रशियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट करा था 2025 में, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वहां पे रशियंस ने क्लियरली बोला था कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है। यूक्रेन नहीं, अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, चाइना। ये रशियंस की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट है, जिसको फिर बाद में दबाने की कोशिश करी क्योंकि सबके सामने आ गई। आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप पता लगा लीजिए। दूसरी चीज, कम लोगों को पता है कि रूस के कई इलाकों पे, मतलब thousands upon thousands of square kilometers of Russia have been occupied by China. ठीक है, तो ये मजबूरी का हैंडशेक है भाइयों, ये मजबूरी का हैंडशेक है। रशिया इज आइसोलेटेड बट इट्स अ मिलिट्री सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर बट इट्स डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली आइसोलेटेड। इसके फंड्स बाहर पड़े हैं, फ्रोजन है, इसके ऊपर सैंक्शंस पड़े हैं दुनिया भर के। फिर तो रशिया नहीं कर सकता ना ये सब। रशिया कांट डू ऑल ऑफ दिस, अकेले तो नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स द चाइनीज रिक्वायर द रशियंस, बिकॉज रशिया की जो पहुंच है आज की तारीख में भी, वो अभी तक चाइना की नहीं है। चाइना की पहुंच चेकबुक की पहुंच है। रशिया की रीच बहुत पुरानी है, क्योंकि रशिया एट वन पॉइंट इन टाइम वाज द यूएसएसआर इन अ डिफरेंट एवतार, बट इट वाज द यूएसएसआर। 15 देश, जब यूएसएसआर टूट गया तो 15 देश बने, उसमें से एक देश रशिया था और एक देश यूक्रेन था, और भी कई सारे इस्तान विस्तान, ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये कौन, दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर ओनली एट वन पॉइंट इन टाइम। अभी भी रशिया का एक बहुत रसूख है, एक बहुत पावर है दुनिया में। They both need each other. This is a handshake of convenience. ये convenience का handshake है। The Russians don't like the Chinese very much, by the way. और दोस्तों आखिरी खबर हम भारत से भी ले लें
टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है मार्को रूबियो सेट फॉर इंडिया विजिट अमिड अपकमिंग क्वाड टॉक्स इन न्यू दिल्ली. इंडिया विल होस्ट अ मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड with US Secretary of State Marco Rubio set to attend the gathering. The US Embassy in New Delhi said on Tuesday. The embassy, however, did not specify the dates for the ministerial level meeting involving India, the United States, Japan, and Australia. In a statement, the embassy said it looked forward to welcoming Rubio for his first visit to India, ministerial quad meetings, high-level engagements, and celebrating 250 years of America. US Ambassador Sergio Gore had earlier indicated that Rubio would arrive in New Delhi over the वीकेंड. एक तो ये चीज है दोस्तों कि मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं क्वाड के लिए. अब यार देखो, क्वाड को तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कमजोर कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप वाज सपोज्ड टू कम, देन ही सेड नहीं ये नहीं वो. डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में नहीं आ रही इसके दिमाग में, क्योंकि इसने उसी टाइप के बिजनेस करे हैं रियल एस्टेट के. नथिंग बैड इन दैट, आई एम जस्ट सेइंग. इसको लगता है मेरी डील हो जाएगी किसी तरीके से, और इसको लगता है कि अगर डील हो गई तो फिर काम बन जाएगा और मैं बेहतर नेगोशिएट कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे बड़ा डील मास्टर कोई है नहीं दुनिया में. ईरान ने इसकी पूरी गलतफहमी दूर कर दी. Al Jazeera says US pushes to boost energy exports to India ahead of Rubio visit. The Trump administration is seeking to expand energy exports to India as Washington looks to increase US energy sales following its war on Iran and the ongoing blockade of the Strait of Hormuz. US Ambassador to India Sergio Gore said New Delhi has shown interest in diversifying its energy supplies, creating an opening for increased American exports. अब भाइयों ने क्या करा, ईरान पे अटैक किया. आप दिमाग देखिए इनका, अमेरिकन का. अटैक किया ईरान पे. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया मतलब कुवैत का तेल, कतर का तेल, यूएई का, ये सारी की सारी चीजें ये प्रॉब्लमेटिक हो गई सबके लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है. अब तेल आएगा जाएगा कहां से? ऑब्वियसली इट्स अ बिग प्रॉब्लम. तो फिर इन्होंने क्या किया कि देन दे सेड कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब कोई तो तेल बेच नहीं पा रहा और ब्लॉकेड कर दिया तो ईरान का भी तेल नहीं बेच पा रहा. रशिया का एक महीने के लिए, फिर चलो एक महीने के लिए, इस तरीके से कर दिया. अब आता है अमेरिका. भारत अमेरिका से, भारत ने करीब $5 अरब का तेल पिछले साल भी अमेरिका से लिया था. तो ऐसी बात नहीं है कि भारत अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन भारत का मोस्ट ऑफ इंडियाज ऑयल करंटली कम्स फ्रॉम these गल्फ कंट्रीज, या एटलीस्ट बिफोर द वॉर इट केम फ्रॉम गल्फ कंट्रीज. और हां, रशिया से सब्सटैंशियल ऑयल आता था. अब वो रशिया वाला कम हो गया, आज भी आ रहा है रशिया से ऑयल. लेकिन क्या है कि अमेरिकन ने अब अपना मार्केट खोल दिया, सबका मार्केट बर्बाद करके. वेनेजुएला इनके अंडर, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं, वेनेजुएला नंबर 1 पे, उसको निपटाया. ठीक है, उसको निपटा दिया मडूरो को उठा के. पुतिन के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस डाल दिए कि भाई तू दुनिया भर को बेच नहीं सकता. ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो ईरान के तेल पे वैसे ही ठप हो गया सारा मामला, क्योंकि पहले ही सैंक्शंस थे, ऊपर से अटैक हो गया. ईरान ने उल्टा सारे जितने भी मुस्लिम देश थे जिनके पास तेल था सबके ऊपर अटैक करा. पूरी दुनिया में अब क्या है कि तेल के भाव बढ़ रहे हैं. बीच में आता है अमेरिका, कह रहा हमसे खरीदो यार, हमसे खरीदो, हम बैठे हैं ना. मार्को रूबियो यही करने आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अमेरिका से तेल खरीदो. India has been receptive to diversification, and what that means is buying more American energy. Gore told Bloomberg News in a phone interview, people have been very receptive to buying from the United States, and we have been very happy with that. तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं. अभी भी ये जो लड़ाई है ईरान की, किसी को नहीं पता कब शुरू हो जाए. मेरा ऐसा पर्सनल एस्टिमेट है कि इजराइल आगे चल के जो भी इजराइल को करना है, अमेरिका को तो साथ लेके चलेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू पुट ऑल इट्स एग्स इन द अमेरिकन बास्केट. एक और खिलाड़ी है जो मैदान में आ गया है. उसकी आर्म्ड फोर्सेस इतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, एंड दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये मेरा पहला पॉइंट. और दूसरा मेरा आखिरी पॉइंट यह है कि दिस एंटायर वॉर, इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट सीरियस पीस टॉक्स, गेट रिड ऑफ पाकिस्तान. गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी to the Emir of Qatar. He is a person with great deal of global credibility and experience in this, and he can deliver. ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.